रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप या अडानी ग्रुप जैसे कुछ ही नाम हैं जिनका हमारी इंडियन इकोनॉमी को चलाने में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और ऐसे में अडानी ग्रुप लेकर आया है एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट जो जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और एज एन इंडियन सिटीजन आपको भी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। This is a critical moment in India's history. India is now the world's fastest growing big economy. Over the last decade, it has managed to surpass Canada, Brazil, Italy, Russia, France, and the UK in size, rising from number 11 in the world to number 5. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months. कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि हम लोग आग मूत रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट के साथ मिलकर अडानी ग्रुप बना रहा है एक डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट मल्टीपर्पज पोर्ट। क्या? एक डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट मल्टीपर्पज पोर्ट। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? अभी ना तो आप एक नॉटिकल साइंस इंजीनियर हो और ना ही मैं, इसीलिए इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिया की सी कोस्ट लाइन देखोगे तो आपको 13 मेजर पोर्ट्स यहाँ पर दिखेंगे, पर इनमें से एक भी ऐसा पोर्ट नहीं है जो एक बड़े साइज के शिप को हैंडल कर सके या डॉक कर सके। इस तरह के शिप्स को मदर शिप्स बोला जाता है, जिसकी वजह से इंडिया अब तक बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिस करता आया है। बट फाइनली 7,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट बनकर तैयार है जो इंडियन मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट्स तक इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इजी कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोर्ट इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि सिंगापुर पोर्ट, कोलंबो पोर्ट या फिर दुबई का जबल अली पोर्ट, इन सब के स्टैंडर्ड्स को भी हम लोग बीट करने वाले हैं। दिस प्रोजेक्ट इज द विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इन केरला। So before watching this video, if you are new to the channel, you can consider subscribing it and checking out my previous content as well. चलो, पोर्ट्स क्या होते हैं ये तो हर कोई जानता है, बट व्हाट्स एग्जैक्टली अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? तो इमेजिन करो एक इटालियन ट्रेडर है जिसे इंडिया से कुछ गुड्स, एग्जांपल के लिए ओला स्कूटर्स अपने देश में इंपोर्ट करवाने हैं। भाई तू गलत फोटोज यूज कर रहा है, बहुत गालियां पड़ेगी। नाउ इंडियन ट्रेडर क्या करेगा, वो अपने ओला स्कूटर्स को छोटे शिप्स में लोड कराकर दुबई के जबल अली पोर्ट पहुंचा देगा, जहां पर इन ओला स्कूटर्स को ट्रांसफर किया जाएगा एक बड़े जाइंट शिप में। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स दुबई आकर अपने गुड्स इस लार्ज शिप में लोड करते हैं और फिर ये लार्ज शिप अपनी यूरोप तक की जर्नी शुरू करता है, गोइंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेव, देन रीचिंग टू सुएज कनाल and finally ending at European Gulf. Here जो दुबई का जबल अली पोर्ट है, it is acting as a transshipment hub या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। एक ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट इंडस्ट्री की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसमें एक ट्रेडर या बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है भैया कॉस्ट सेविंग। एग्जांपल के लिए एक लार्ज शिप जो 10,000 से लेकर 15,000 तक TEU कैरी कर सकता है। TEU स्टैंड्स फॉर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं हाईवे या किसी पोर्ट में तो देखा ही होगा, इनको ही TEU बोला जाता है। तो कोई एक बड़ा शिप हर एक सिंगल TEU पर 30% तक की कॉस्ट सेविंग कर सकता है, कंपेयर्ड टू अ स्मॉलर शिप जो सिर्फ 4,000 से 5,000 तक TEUs कैरी कर सकता है। और इस वजह से ट्रांसशिपमेंट हब्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल माने जाते हैं। पर गजब की बात तो यह है कि इंडिया में आज तक एक भी ट्रांसशिपमेंट हब था ही नहीं। बट फाइनली अडानी ग्रुप वॉक्स एंड और केरला का विजिंजम पोर्ट सिंगल हैंडेडली इंडियन ट्रेडर्स के लिए अब एक्सपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस कर पाएगा, प्लस इसमें टाइम भी बचेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू सी, अगर किसी भी कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनना है तो वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग। और अगर आप ट्रेडिंग रूट्स पर या पोर्ट्स पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, देन वर्चुअली यू आर द लीडर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड के मेजर ट्रांसशिपमेंट हब्स देखोगे, सो दे आर लोकेटेड इन सिंगापुर, शांघाई, बुसान, दुबई, कोलंबो एंड एटसेट्रा। और हमारे इंडिया के 62% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट और दुबई का जबल अली पोर्ट ही हैंडल करते हैं, इन विच कोलंबो 16% ट्रांसशिपमेंट कार्गो अकेले ही हैंडल करता है। यानी कि जब यूरोप से इंडिया के गुड्स आते हैं वो पहले जाकर कोलंबो पोर्ट में रुकते हैं और फिर वहां से छोटे शिप्स हमारे इंडियन ट्रेडर्स के गुड्स इंडिया लेकर आते हैं, जिस वजह से इंडिया अब तक अपनी पेरीफेरल कंट्रीज के पोर्ट्स पर डिपेंडेंट था। अगर अभी तक ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अटेंशन स्पान बहुत ही अच्छा है। नाउ 2 क्वेश्चंस आपके दिमाग में तो आए ही होंगे कि आखिर साउथ साइड केरला में ही विजिंजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? बाकी के पोर्ट्स भी तो है ना, मुंद्रा पोर्ट है, नवी मुंबई का JNPT है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, क्या जरूरत है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की? जैसा चल रहा है चलने देते हैं, दूसरे देशों के पोर्ट्स तो काम आ ही रहे हैं, क्यों 7,600 करोड़ रुपए खर्च करना? वेल
विजिंजम पोर्ट बनाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंट्री का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यूज करते हैं तब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज का बहुत सारा फंड चला जाता है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यू कैन से एनुअली इंडिया $500 मिलियन तक अदर पोर्ट्स को देता है ट्रांसशिपमेंट सर्विस के लिए, लेकिन इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हब होने की वजह से ये कॉस्ट बचेगी एंड वी कुड सेव अप टू 1000 to 1500 करोड़ रुपीस। और इस नए बन रहे विजिंजम पोर्ट की मदद से हम अपनी खुद की ट्रांसशिपमेंट सर्विसेज दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इवेंचुअली इस बिजनेस से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ ये ट्रांसशिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विजिंजम पोर्ट पर ही क्यों बनाया जा रहा है? बाकी के बड़े बड़े पोर्ट्स भी तो है ना, मुंद्रा पोर्ट, JNPT, कोचिन एटसेट्रा। सी इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस एपिसोड जहां हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में इंडियन ओशियन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन ओशियन से अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड की लगभग 30% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड्स होकर गुजरती हैं, जो ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। अभी विजिंजम पोर्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है जहां से इंटरनेशनल शिपिंग रूट सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड अदर ईस्ट पार्ट को अरेबिक कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करता है, व्हिच मींस मोस्ट ऑफ द जायंट शिप्स केरला विजिंजम पोर्ट पर अपना शिप डॉक कर सकते हैं फॉर रिफ्यूलिंग, क्योंकि अब उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। एंड इवेंचुअली विजिंजम पोर्ट विल बिकम अ ट्रांसशिपमेंट हब। फिर नेचुरली विजिंजम पोर्ट एक ऐसी जगह पर है जहां की सी डेप्थ अदर पोर्ट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गहरी है और जो लार्ज शिप्स होते हैं ना उनको चाहिए होती है डेप्थ, ताकि वो परफेक्ट तरीके से डॉक कर सके। इंडिया के अदर पोर्ट्स की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक लार्ज शिप को हैंडल कर सके, लेकिन विजिंजम एक ऐसा पोर्ट है जो लगभग 20,000 TEUs जितने बड़े जायंट शिप को अकेले हैंडल कर सकता है, बिकॉज इट हैज अ नेचुरल वाटरवे दैट कैन बी एक्सपेंडेड टू 24 मीटर्स बिलो द सी। रिसेंटली एक हांगकांग बेस्ड शिप जिसका नाम है ज़ेनहुआ 15, ये दुनिया का सबसे पहला शिप बन चुका है जिसने विजिंजम पोर्ट पर डॉक किया। और लिटरली ये ज़ेनहुआ 15 शिप इतना ज्यादा अल्ट्रा लार्ज था कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड समा जाएंगे। इस पोर्ट का एक और अमेजिंग फीचर है कि यहाँ पर मिनिमल लिटोरल ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। आसान भाषा में बताऊं तो देखो ये है विजिंजम पोर्ट। अब सी में जो वेव्स चलती हैं वो बहुत सारा सी वाटर तो लेकर आती ही हैं कोस्ट के पास, पर साथ साथ वो ढेर सारी मिट्टी को भी अपने साथ खींच कर लाती हैं और लगातार जो कोस्ट का डेप्थ है वो कम होता जाता है। लेकिन इस पोर्ट को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसमें मिनिमम लिटोरल ड्रिफ्ट होता है और बार बार क्रेन्स की मदद से ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रेजिंग का मतलब जो कोस्ट के पास मिट्टी आकर जम जाती है, कचरा आकर जम जाता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड यू नो व्हाट, हर एक पोर्ट के लिए ड्रेजिंग एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है, क्योंकि ड्रेजिंग में पोर्ट्स का बहुत ही सारा पैसा खर्च हो ही जाता है, जो विजिंजम पोर्ट में अदर पोर्ट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होगा। अभी बात कर लेते हैं किस तरीके से ये पोर्ट इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहली बात तो इस प्रोजेक्ट की वजह से डायरेक्टली 5000 लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, और मैं ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो पता नहीं कितनी सारी होंगी। सेकेंडली, इंडियन ट्रेडर्स के लिए जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा चीप हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से उन्हें दुबई या कोलंबो नहीं जाना पड़ेगा। इवेंचुअली दे विल सेव crores of rupees by using this transshipment hub. And most importantly, जो हमारा सबसे बड़ा अलाय है चाइना, वो अभी ग्लोबली रूल कर रहा है, क्योंकि 2020 में इंडिया का कंटेनर ट्रैफिक था सिर्फ 17 मिलियन TEUs और वहीं चाइना का कंटेनर ट्रैफिक था 245 मिलियन TEUs। यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। बट इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से जो पूरी ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड्स होती हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा हम इंडियंस को मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशियन। और चाइना के सामने इंडिया विच टाइम काफी हद तक प्रोग्रेस कर चुका होगा। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से इंडिया चाइना को घेर रहा है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, या फिर एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल्सो आगे चलकर चाइनीज के इन्फ्लुएंस में आकर अगर किसी भी कंट्री से हमारी डिप्लोमेटिक वॉर होती है और हम इनके पोर्ट्स यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सिंगापुर पोर्ट, कोलंबो पोर्ट या फिर क्लांग पोर्ट, तब हमारे काम रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद का एक ट्रांसशिपमेंट हब है। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि एक ट्रांसशिपमेंट हब होना किसी भी कंट्री के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाते जाते एक सवाल मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, क्या आप गौतम अडानी एंड ग्रुप पर पूरी तरह से बुलिश हो? और क्या आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर सेफ हैंड्स में है? प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद।